डियर स्टूडेंट्स, आज की इस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में हम कोप्लेनर फोर्सेज की स्टडी करेंगे। कोप्लेनर फोर्सेज में हम रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज देखेंगे और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज में हम क्या देखना चाहेंगे कि एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल रिजल्टेंट। हम क्या देखना चाहेंगे कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स के बारे में आपने इससे पहले वीडियोस में स्टडी किया, समझा, डेफिनेशन मैंने दी थी। और आज हम कोप्लेनर फोर्स का इंट्रोडक्शन और उसकी यानी डेफिनेशन लेते हुए कि क्या कोप्लेनर फोर्सेस, कौन सा कोप्लेनर फोर्सेस होंगे। और ये सिस्टम मीन्स बहुत सारे बल जो समतलीय हैं यहाँ पर, उनका एक निकाय बनेगा। उस निकाय को हम एक सिंगल फोर्स में उसको रिड्यूस कर सकेंगे। तो आज के अध्ययन का हमारा टारगेट ये होगा कि हम आप ये समझ सकेंगे इसके बाद कि एक सिस्टम है कोप्लेनर फोर्सेस का, उसको हम एक बल के द्वारा किसी बिंदु पर क्रियाशील एक बल के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कोप्लेनर फोर्सेस से हमारा तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर हम इस स्टडी में देखेंगे कि हम चूँकि स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक्स की। आपने देखा कि मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती हैं, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यानी जो फोर्सेज अप्लाइड हो रहे हैं बॉडी पर, उनका रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो ये हम विशेषता है कोप्लेनर फोर्सेज के लिए यहाँ देखना चाहेंगे, न कि 3 डायमेंशनल। कोप्लेनर से मीन्स हमारा यहाँ होगा 2 डायमेंशनल। और जब हम बात करते हैं कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन, तो वो लाइन ऑफ एक्शन या तो वो उन फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन, किसी बॉडी पर क्रियाशील फोर्सेज होंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होंगी, या फिर वो किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हुई होंगी। तो इस प्रकार से हम दो तरह से उसको समझ सकते हैं। और अब हम अगर बात करें 2 डायमेंशनल बॉडी की, तो वो 2 डायमेंशनल बॉडी एक लेमिना, रिजिड लेमिना के रूप में आप उसे समझ सकते हैं, या एक प्लेट जो जिसका 3rd डायमेंशन यानी लेंथ एंड विड्थ हो, लेकिन हाइट उसकी नेग्लिजिबल मानी जाए। तो हम जब कोप्लेनर फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं और जब रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो हम एक लेमिना, रिजिड लेमिना या फिर प्लेट जो मूवेबल हो, हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमें स्टडी के लिए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें जो कि इक्विलिब्रियम में है इन रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, अनेकों समतलीय बलों के अधीन अगर वो रिजिड बॉडी है और कोप्लेनर फोर्सेज उस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो और जब वह इक्विलिब्रियम में है, तो इस हेतु हमें 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की आवश्यकता होगी। और इसके लिए इस 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस में हमें 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने होंगे। स्पेसिफिकली आप पोजीशन ऑफ द बॉडी ले सकते हैं। सो नाउ आप समझ गए होंगे कि हम कोप्लेनर फोर्सेज में किस तरह से जो कोप्लेनर फोर्सेज हैं और रिजिड बॉडी पर अप्लाइड हैं, और उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए उनका रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए। बट पहले हम अभी इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे
इस वीडियो में आप देखेंगे ये हम रिजल्टेंट जीरो की बात नहीं करेंगे। इसमें हम रिजल्टेंट जो कोप्लेनर फोर्सेज, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है, यहाँ अनेकों बल जो क्रियाशील हैं समतलीय किसी बॉडी पर, उन का एक रिजल्टेंट एक फोर्स में वो सारे बल परिवर्तित किए जा सकते हैं। वो किस तरह से किए जा सकते हैं, इस बात की स्टडी हम यहाँ इस वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा कि ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी can be reduced to a single force acting at an arbitrary chosen point in the plane of the forces and a couple। तो अगर हम ये देखें कि वो एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाएगा, उससे पहले हम उसे एक आर्बिट्रेरली चूजन पॉइंट और पर क्रियाशील बल और एक बल में और एक कपल में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको। ये स्टडी हम यहाँ सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए आप एक रिजिड बॉडी और उस पर एक्टिंग कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस से पुनः मैं आपको बता दूं कि कोप्लेनर फोर्सेस मीन्स यहाँ पर जो बॉडी पर के डिफरेंट पॉइंट्स पर विच आर एक्टिंग ऑन बॉडी एट पॉइंट्स, different points, different forces in different directions are line of action of them are in a plane। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि समतलीय बल वो होंगे जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में स्थित हैं। तो ये एक बॉडी है मान लीजिए और इस बॉडी पर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए आर की बात कर लीजिएगा आप, और ए आर पर एक फोर्स मान लीजिए फोर्स पी आर इस डायरेक्शन में अप्लाइड है। यहाँ मैं आर एक फोर्स की बात कर रहा हूँ, आर में भी 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी फोर्सेज यहाँ 4 5 10 कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए देखेंगे। सबसे पहले मैं एक पॉइंट ए आर लेता हूँ बॉडी पर, जिस पर क्रियाशील बल मान लीजिए पी आर इस दी हुई डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ इस जो फोर्स पी आर है, और अब इसमें कहा गया है कि एक आर्बिट्रेरली चूजन पॉइंट, तो आप एक आर्बिट्रेरली एक पॉइंट ओ चूज कर लीजिएगा। सपोज दिस इज ओ पॉइंट। ये पॉइंट चूज करने के बाद अब यहाँ ओ पर अगर हम पी आर फोर्स की डायरेक्शन में ओ पर एक नया पी आर मैग्नीट्यूड के इक्वल और पी आर की डायरेक्शन में और पैरेलल एक फोर्स अप्लाई करते हैं पी आर, ए आर पर जो पी आर क्रियाशील है उसकी समांतर ओ पर एक पी आर क्रियाशील करते हैं। अब बॉडी डिस्टर्ब होगी, एक नया इंट्रोड्यूस होगा। इसका इफ़ेक्ट शून्य करने के लिए, और आप जानते हैं कि दो फोर्स का इफ़ेक्ट जीरो और इक्विलिब्रियम में होने की शर्त ये है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ओ पर हम अगर जो पी आर के पैरेलल हमने एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया, उतने ही परिमाण का उसकी विपरीत दिशा में उसी क्रिया रेखा पर ओ पर क्रियाशील पी आर ले सकते हैं। तो जो इस नए पी आर का जो ओ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका इफ़ेक्ट शून्य होगा। तो इस तरह का एक फोर्स अप्लाई करने पर हमें यहाँ इसका इफ़ेक्ट शून्य मिला है, जिसका बॉडी के मूवमेंट पर या किसी भी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इस तरह के दो बल ओ पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किया। अब हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि ओ पर जो क्रिया रेखा इन पी आर बलों की है उसके परपेंडिकुलर एक हम लाइन खींच देते हैं, ओ से जाती हुई ओ के परपेंडिकुलर कोई भी। ये पी आर जो ए आर पर क्रियाशील है उसको, उसकी क्रिया रेखा को काट नहीं रही है सपोज, लेकिन अब आपने एक बल संचरणशीलता का सिद्धांत पिछले वीडियोस में सीखा
तो बल संचरणशीलता के सिद्धांत से मैं जो ए आर पर पी आर मैग्नीट्यूड का बल जो रेड लाइन से प्रदर्शित है था, उसको हम इस ओ से जो लंब पी और ये रेड लाइन पी आर को जो काट रही है रेखा, उसको मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर क्रियाशील मान सकते हैं बल संचरणशीलता के सिद्धांत से। तो इस पी आर को अब यहाँ क्रियाशील माना जा सकता है। और अब देखिए आप, जब हम अब हमारे पास ये पी आर है वो यहाँ नहीं होकर इस सपोज दिस इज ए आर डेस पर क्रियाशील है, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में हमारे पास है ए आर डेस पर क्रियाशील पी आर इस डायरेक्शन में, ओ पर क्रियाशील पी आर इस डायरेक्शन में, यहाँ ओ और ए आर डेस के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, स्पष्ट है ये बल युग्म बन गया। सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल पी आर है, ओ ए आर डेस जो डिस्टेंस है वो स्मॉल पी आर है, तो ये बल युग्म क्या होगा, पी आर फोर्स और लेंथ ऑफ आर्म, पी आर ये बल युग्म होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि ओ पर एक बल पी आर भी अप्लाइड है, ये कैंसिल होकर इस बल युग्म में आ गया, और ओ पर एक बल पी आर एक्टिव है। सेकंड ये बल युग्म है। तो किसी एक बिंदु के लिए ये स्थिति हुई, ये बल युग्म, और ओ पर एक ये बल पी आर अभी क्रियाशील है। हमने देखा कि जो यहाँ किसी बिंदु ए आर पर पी आर बल लग रहा था, उसको हमने एक बल युग्म और एक बल जो कि ऊपर आर्बिट्रेरी सूजन पॉइंट ऊपर क्रियाशील है के रूप में व्यक्त कर दिया। अब सपोज आर इक्वल्स टू 1 के लिए बात करें तो वो P1 हो जाएगा। आर इक्वल्स टू 2 की बात करें 3 के लिए, 4 के लिए, तो ये सारे क्या होंगे, मान लीजिए ओ पर क्रियाशील डिफरेंट बल प्राप्त होंगे। इसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। जिस प्रकार से पी आर को, जिसको मैं P1 कह दूँ, हमने एक बल युग्म P1 डिस्टेंस पर और एक बल P1 में व्यक्त किया। इसी प्रकार कोई बल मान लीजिए A2 पॉइंट पर क्रियाशील था और इस डायरेक्शन में है P2 बल, इसको हम एक बल युग्म काउंटर क्लॉकवाइज P2 और डिस्टेंस P2 और मैग्नीट्यूड P2 में O पर बल क्रियाशील है के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह कोई P3 होगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, O पर क्रियाशील हमारे पास P1 किसी डायरेक्शन में, P2 किसी दूसरी डायरेक्शन में O पर क्रियाशील, P3 किसी तीसरी डायरेक्शन में, P4 किसी चौथी डायरेक्शन में O पर क्रियाशील, और साथ ही साथ बल युग्म है हमारे पास यहाँ पर
और बल युग्म का रिजल्टेंट अगर हम लें तो उन P1 प्लस P2 एल्जेब्रिक सम होगा इनका। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव माने जाएंगे। तो इनका और इस रिजल्टेंट को हम G से व्यक्त करें तो इनका रिजल्टेंट तो एक G हो जाएगा बल युग्म। और दूसरा अब आप जानते हैं कि इस P1 का x एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। अगर उसके साथ θ1 कोण बनाता तो P1 cos ऑफ θ1। इसी प्रकार P2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे x एक्स की डायरेक्शन में, P3 का कंपोनेंट ले लेंगे, P4 का x एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। और इन सब के कंपोनेंट का योग जो होगा, सपोज वो RX से डिनोट है, तो इन सब का x एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट RX और इनके ही कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ले लेंगे P1 का, P2 का, P3 का, P4 का परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, वो मान लीजिए RY से डिनोट है। तो फाइनली हमारे पास O पर क्रियाशील दो बल हो जाएंगे, RX एक्सिस की दिशा में और RY Y एक्स की दिशा में। और अब RX और RY का रिजल्टेंट हम R जो x एक्स के साथ थीटा कोण बनाते हुए होगा ले सकेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो किस में रिड्यूस हो गया, सारा सिस्टम है वो एक बल युग्म G और O पर क्रियाशील एक बल R में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा आर्टिकल था कि हम कह सकते हैं कि ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरीली चूजन, जो हमने स्वैच्छिक रूप से ओ लिया था उसके, इन द प्लेन ऑफ द फोर्सेज एंड ए कपल। एक फोर्स रिजल्टेंट और एक कपल में ये कन्वर्ट होकर हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ इसके पर्टिकुलर केसेस हैं। यदि यहाँ जो हमें R प्राप्त हुआ है वो R 0 है तो ये केवल G कपल में रहेगा। सेकंड केस अगर हम ये मान लेते हैं कि R नॉट इक्वल टू 0 है और G 0 है तो वो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो गया है। और तीसरा हम यहाँ ये लें कि R भी 0 नहीं है जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है, और वो जो कपल हमें प्राप्त हुआ है वो भी 0 नहीं है। R नॉट इक्वल टू 0, G नॉट इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में अब एक फोर्स में ये कैसे कन्वर्ट होगा, एक फोर्स में ये कैसे कन्वर्ट होगा, इस बात की स्टडी करने के लिए देखिएगा हमारे पास जो G कपल है, G कपल है उसको हम R फोर्स के मैग्नीट्यूड में बदलेंगे। किस तरह से देखिएगा, सपोज O पॉइंट पर G कपल रिजल्टेंट जो कपल था वो, और एक फोर्स R इस डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें O पर R के अपोजिट डायरेक्शन में उसी की क्रिया रेखा में R परिमाण के बल के बराबर एक बल ले लेना है, और इस बल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज O डैश दूरी, एक विशेष पर्टिकुलर दूरी होगी, मैं अभी बताता हूँ आपको, O डैश ले लेते हैं और ये O डैश पर R परिमाण का इसके समांतर एक बल मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप एक मैंने नया कपल बना दिया है। नया कपल हमारा क्या है, यहाँ पर R और डिस्टेंस O डैश। यदि इस G कपल को हम इस R O डैश कपल के बराबर बताना चाहें तो ये डिस्टेंस O डैश G ओवर R लेनी चाहिए। हम डिस्टेंस G ओवर R लेंगे। डिस्टेंस O डैश को हम G ओवर R दूरी पर लेंगे
तो ये जो नया कपल मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, ये कपल जो इंट्रोड्यूस किया है वो जी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ उस जी को जी नहीं मानकर और उस जी को इसके इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। तो अब हमारा वो जी नहीं रह जाता है, ये जी नहीं रह जाता है, और अब हमारे पास एक नया कपल ओ पॉइंट से जी ओवर आर डिस्टेंस पर, जिसके आर्म जी ओवर आर है, के इक्वल एक हमारे पास ये कपल है। ओके, तो अब ये आर हम देख रहे हैं, ये आर देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा? ज़ीरो। इस आर और इस आर का इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया? अल्टीमेटली हमारे पास एक फोर्स आर रह गया जो ओ डेज पर क्रियाशील है, और इस स्वैच्छिक पॉइंट से जी ओवर आर डिस्टेंस पर है, और इस ओ पर जो क्रियाशील आर था उसके पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्शन है उसका। इस प्रकार से जो हमारे पास कपल और फोर्स में परिणाम था वो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। इस वीडियो में आपने शुरू से जो स्टडी की है उसमें क्या देखा है? अल्टीमेटली हमारे पास क्या परिणाम आया है? अल्टीमेटली हमारे पास परिणाम ये आया है कि किस एक हमारे पास रिजिड बॉडी थी जिसके डिफरेंट पॉइंट पर कोप्लेनर फोर्सेस क्रियाशील थे। उसके डिफरेंट पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 क्रम से P1, P2, P3, P4 फोर्सेस क्रियाशील थे। उनको हमने एक आर्बिट्रली चूजन पॉइंट O से G ओवर R डिस्टेंस पर R मैग्नीट्यूड के फोर्स के इक्वल कन्वर्ट कर दिया है। पूरे सिस्टम को जो P1, P2, P3, P4 और अन्य बल हैं उनको केवल और केवल एक R डैश बल में, R बल में परिवर्तित कर दिया है, ये रिड्यूस कर दिया है उसको। ये हमारा आज का टॉपिक था कि ए कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इन ए सिंगल फोर्स। नेक्स्ट टाइम हम इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट लेंगे और इससे संबंधित सम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे।